समय को एक दुश्मन नहीं, लेकिन कैसे अपना एक साथी बनाए। टाइम मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है जो सबके पास नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है We want to try best method available in the entire world to manage our time. Pareto technique. तो 20% लोग दुनिया की 80% इकोनॉमी को रन करते हैं। एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन और एक होता है आपका हैबिचुअल बिहेवियर। यू डू वन थिंग, यू डू एवरीथिंग। तो आपको अपने ब्रेन वेव्स पे कंट्रोल लेना पड़ेगा। Then what are the techniques to prevent procrastination? यू माइट हैव हर्ड अबाउट टाइम ब्लॉकिंग, और इसको हम बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। यूएस प्रेसिडेंट थे आइजनहावर। उन्होंने एक रूल बनाया, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। आपको इम्पॉर्टेंट टास्क पहले करने हैं और अर्जेंट टास्क को डेलीगेट कर देना है। फोन एडिक्शन सबसे बड़ी समस्या है। वेलकम टू स्कूल ऑफ माइंडसेट। समय एक पूंजी है और वो सबको बराबर मिलता है। कुछ लोग इसे बर्बाद करते हैं, कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं और कुछ लोग इसको निवेश करते हैं। इसीलिए समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज हम सीखेंगे समय को एक दुश्मन नहीं, लेकिन कैसे अपना एक साथी बनाए। क्योंकि समय किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए रुकता नहीं है। कोई पर्टिकुलर सेकंड्स में पॉज नहीं होता है और ना ही जो समय गुजरा हुआ है वो वापस आ सकता है। इसीलिए समय का सही प्रबंधन सही भविष्य की दिशा को दिखा सकता है। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसको पढ़ने से हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं और हमारे दिन और आगे के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक इश्यू लगता है कि टाइम मैनेजमेंट हम हमारे स्टडीज़ में कैसे करें। तो ये स्टूडेंट्स के साथ साथ ये सिर्फ स्टूडेंट का विषय नहीं है, ये सभी उन व्यक्तियों का विषय है, सभी उन गृहिणी का विषय है, सभी उन बिजनेसमैन का विषय है जिनको समय के लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। वो हमेशा एक कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है और उसके पर्टिकुलर रूल्स एंड नियम क्या है, उसको समझने के लिए स्कूल ऑफ माइंडसेट और मैं सिड आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। Thank you for watching this particular program where we guide people to become better all the time. Thank you. तो आज मेरे साथ ये बच्चे जुड़े हुए हैं और उनके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से क्या समझते हो? यस, एनीबडी कैन आंसर। टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से What logic you are keeping in? टाइम मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है जो सबके पास नहीं होता है, लेकिन उसे समय से मतलब सीखना पड़ता है। समय सर वो अच्छा होते जाता है। ओके, आप बताइए ध्रुवी, टाइम मैनेजमेंट आप क्या समझते हैं? मैं टाइम मैनेजमेंट को जैसे कि जब भी पढ़ना होता है तो फिर उस हिसाब से उस टाइम से चले जिससे कि हमारा वर्क जल्दी पूरा हो जाए। ओके, आप बताइए। मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि हर किसी में होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों में नहीं होती क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं जाता कि उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट बस पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, मतलब पूरे तुम्हारे दिन के रूटीन को तुम कैसे वर्कआउट करते हो। आई थिंक दैट इज़ व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज। ओके, तुम अपने एक दिन में मतलब 24 आवर्स को प्रोडक्टिवली तुम कैसे यूज़ करते हो वाइल मेंटेनिंग ऑल योर बेसिक नेसेसिटी, जैसे सोना हो गया, खाना पीना, वो सब टाइम तुम रख के भी अपने बाकी के काम तुम कैसे मैनेज कर पाते हो। वेरी नाइस, आप बताइए। टाइम मैनेजमेंट यानी हम एक समय को सही मात्रा में किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। लाइक स्टडी के लिए सही टाइम होना चाहिए, फिर बाकी सब चीज़ों के लिए भी होना चाहिए एंड उसको हमें एक राइट वे में यूज़ करना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस थिंग है, सो वी हैव टू यूज़ इट इफेक्टिवली। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप सबने बताया कि टाइम मैनेजमेंट माने कि हमें हमारे समय को ऐसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है ताकि हम हमारे जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो इफ़ेक्टिवली और बहुत अच्छे से कर पाए, है ना।
तो मैं आपके जो क्वेश्चन आप लेके आए हो टाइम मैनेजमेंट टॉपिक के लिए और उसके बारे में, वो हम जानना चाहते हैं और उसको एड्रेस करना चाहते हैं बेस्ट वे से. वी वांट टू ट्राई बेस्ट मेथड अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड टू मैनेज अवर टाइम. ओके, सो आई रिक्वेस्ट वन बाय वन यू कैन आस्क योर ओन क्वेश्चंस रिगार्डिंग टाइम. क्या आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल बनाना काम करता है? यस. आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुष्का प्रधान है. ठीक है अनुष्का, अब टाइम टेबल क्यों हम बनाते हैं वो समझ जाए. टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है. एवरी डे, एवरी सिंगल डे टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं. एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं परेटो टेक्निक. ओके, और परेटो टेक्निक में ऐसा समझाया गया है कि उसको 80-20 का प्रिंसिपल भी बोलते हैं. इफ़ यू माइट हैव हर्ड अबाउट 80-20 प्रिंसिपल. तो 80-20 प्रिंसिपल क्या था? जब वो अपने गार्डन में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की. और वो क्या नोटिस किया उन्होंने कि 20% ऑफ द प्लांट्स गिव्स 80% ऑफ द पीस. माने कि उस गार्डन में जो 80% मटर बनते थे वो सिर्फ 20% प्लांट ही, पौधे ही देते थे. और उनको ये पता था और उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि सराउंडिंग में भी क्या यही चल रहा है. तो यस, यही था कि अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और अच्छे से चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 20% चीज़ें वो क्या है कि जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, जो आपका 80% वर्क करके देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सिलेबस की बात करें तो उसमें 20% सिलेबस ऐसा होता है कि जिससे ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो लिंक होके 80% कंटेंट को बनाते हैं. तो 20% को आपको समझना पड़ेगा. इसी तरीके से दुनिया में जितने भी लोग हैं वहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखोगे तो 20% लोग दुनिया की 80% इकोनॉमी को रन करते हैं. 20% लोग. तो ये एक एवरेज वैल्यू है. अगर हमें टाइम टेबल बनाना है और उसमें वो 20% चीज़ों को फाइंड करना है तो ये एक ही तरीका है कि आप उसको टाइम टेबल के फॉर्म में ले जाओ, उसको लिखो और उसको बनाओ. अदरवाइज तो ये बनेगा ही नहीं. आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि वेयर यू आर लोकेटिंग इट, वेयर यू आर फोकसिंग इट. समझ में नहीं आएगा. सो टाइम टेबल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. पर कभी कभी लोग टाइम टेबल बनाने के बाद वो फॉलो नहीं कर पाते उसको और फिर वो डीमोटिवेट होके फिर कभी वापस टाइम टेबल बनाते ही नहीं है. तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? उसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं कि हम चीज़ों को, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं, स्टूडियो में है राइट नाउ, तो आपने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको बताया. आज के दिन आपको लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिली और उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया. लेकिन उसके बाद क्या किया कि घर पे जाके 1-2 दिन के बाद वो आप भूल गए, या तो आपको वो आपकी हैबिट में नहीं है तो आपको समझ में नहीं आया तो आप भूल गए. तो 2 चीज़ें होती है, समझो. एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन और एक होता है आपका हैबिचुअल बिहेवियर. एक तो आप जानते हो कि भाई मुझे करना है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. और एक चीज़ ये होती है कि आप हमेशा भूल ही जाते हो. जो चीज़ आपको सिखाई गई वो आप 2-3 दिन के बाद भूल जाते हो. वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आपकी हैबिट्स है जिसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड, जो ऐसे हो जाता है. तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए आपको एक कांस्टेंट अवेयरनेस रखना पड़ेगा कि यू वांट टू चेंज फर्स्ट. जब तक आप खुद को चेंज करना नहीं चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर फोकस पॉइंट से लेके, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज़ लाइक लाइफ. टाइम गॉन, लाइफ गॉन, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें. तो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ. बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, गिवन बाय ब्रायन ट्रेसी. ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अच्छे ऑथर है और उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है ईट दैट फ्रॉग. अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइम को या तो प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटाए, टाइम को कैसे मैनेज करे, या तो प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटाए, ये आपको समझ में आएगा. तो
जब आपकी इच्छा है कुछ करना है तो आपको उस चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ेगा। और प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल को हटाने की एक पूरी 100% ट्राई करनी पड़ेगी। How do you personally deal with procrastination when it hits? ओके, सबसे पहले मैं अपनी खुद की एक स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। जैसे आपने मुझे पूछा कि पर्सनली मैं कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने का ट्राई करता हूँ जब वो मेरे साथ आता है, तो मैं खुद की एक स्टोरी ऐसे सुनाता हूँ कि जब अराउंड 10 या 12 ईयर्स बिफोर मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी। दिन जैसे गुजरता था वैसे मैं भी चलता था। अपने काम को लेके मैं इतना अवेयर नहीं था, है ना। मुझे पता होता था कि काम मुझे कैसे करना है ना। दिन भर का प्लानिंग भी होता था, लेकिन उसमें वो कॉन्शियसनेस या तो अवेयरनेस नहीं होती थी कि उसको कैसे मैनेज करें, है ना। वो चला जाता था दिन पूरा, और वो दिन ऐसे जाता था कि जो हमारे माइंड को समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन किया बीच में दोपहर में मूवी देखने का, तो मैंने थोड़ा मूवी देख लिया, है ना। मेरा मन किया कोई पर्टिकुलर चीज़ों को लाइक कैरी आउट करने का, तो वो मैंने काम कर लिया। मेरा मन किया वॉकिंग करने का, तो मैंने कर लिया। बट मैंने उसमें प्रायोरिटी को कभी भी पहचाना नहीं था, और वो अवेयरनेस ही नहीं थी एक्चुअली। या तो किसी ने मुझे बताया नहीं था, या तो मैंने देखा नहीं था, या तो मैंने अवेयरनेस नहीं रखी थी। बट समय बीतता गया, मेरे मेंटोर्स आए, मेंटोर्स ने मुझे बताया, या तो मैंने बहुत कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, ये मेरा सब्जेक्ट ऑफ चॉइस भी था। तब मुझे पता चला कि कॉन्शियसली इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार हिट कर जाती है तो आपको पता नहीं लगता है कभी भी कि हिट कर रही है, लेकिन आपको कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका रीज़न मैं समझाता हूँ। हम जिस तरीके की बातें अभी कर रहे हैं उसको ब्रेन वेव की लैंग्वेज में हम 2 तरीक़ों से कैटेगराइज करते हैं। पहला हम जो लेते हैं उसको बोलते हैं बीटा वेव्स, और दूसरा जो होता है गामा वेव्स। राइट नाउ अगर हम पूरे कॉन्शियस हैं, 100% मेरे साथ हो आप लोग, तो हम गामा वेव्स में काम कर रहे हैं, है ना। और उसके नीचे नॉर्मल टॉक चल रही है अगर हमारी, तो हम बीटा वेव्स में काम कर रहे हैं। ओके, तो जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो इन दोनों वेव्स को कैरी ओवर करता है, आगे ले जाता है। और उसके नीचे जो वेव्स आते हैं इसको सजेस्टिव माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सजेस्टिव माइंड। वो होता है अल्फा लेवल। तो अल्फा लेवल के ऊपर जाके आपको अपने सब कॉन्शियस को चेंज करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हमारा 88% बिहेवियर हमारा सब कॉन्शियस ड्राइव करता है, और सिर्फ 12% हमारे पास है जो हम कॉन्शियसली बातें कर रहे हैं। इसका मतलब 88% आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। कॉन्शियसली अगर आप कंट्रोल कर पाओ, उस परसेंटेज को बढ़ा पाओ, तब जाके आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा मिल सकता है। अगर वो आपकी हैबिट में आ गया है, अगर आपके सब कॉन्शियस में आ गया है, तो फिर उससे छुटकारा लेना है तो आपको कॉन्शियसनेस लेवल को, माने कि अपने गामा लेवल को और बीटा लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप उसके परसेंटेज बढ़ा सकते हो, और सब कॉन्शियस में जो बुरी हैबिट्स है उसको हटा सकते हो। और जो बुरी हैबिट्स है वो कहाँ से आई है? तो वो आपके पेरेंट्स से, आपकी सोसाइटी से, या तो आप जहाँ पे स्कूलिंग किया वहाँ से, या तो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से आई है। जैसे आप एक काम करते हो ना, वैसे ही आप सारे काम करते हो। यू डू वन थिंग, यू डू एवरीथिंग, इट्स लाइक दैट। तो आपको अपने ब्रेन वेव्स पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, कॉन्शियसली थिंकिंग करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, तब जाके आप उसको हिट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, मान लो बिल्कुल ही पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कौन ड्राइव कर रहा है? आपका सब कॉन्शियस माइंड, है ना। और उसमें आपकी गलती नहीं है। यू जस्ट हैव टू consciously become more aware. You have to increase your gamma level and you have to increase your beta level. Then what are the techniques to prevent procrastination in our daily lives? Okay. So सबसे पहले टेक्निक्स की बात करें, प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रिवेंट करना है, उसकी टेक्निक्स की बात करें, तो देयर आर नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूँ आपको। यू माइट हैव हर्ड अबाउट टाइम ब्लॉकिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पास ऐसा एक छोटा सा एक अलार्म रखना है, या तो स्टॉप वॉच रखना है,
जो आपके पास हमेशा रहता है और उसका एक ही काम है, सिर्फ स्टॉप वॉच, है ना, वो टाइम को ब्लॉक कर पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी मच सबकॉन्शियसली in a way habituated that you cannot do some work in particular time limit and आपका वो वाला नेचर बाहर आ जाता है कि नहीं करना है, मूड नहीं है, तो आपको टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ टाइम ब्लॉकिंग, आई टेल यू। फॉर एग्जांपल, आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का होमवर्क करना है, तो आपको उस होमवर्क के लिए एक टाइम ब्लॉक देना है। फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आपने टाइम को ब्लॉक कर दिया और फिर आपको स्टार्ट करना है वो काम करना। अब आपको पता है कि टाइम रन हो रहा है और होमवर्क भी करना है, तो टाइम ब्लॉक के हिसाब से आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे और उसको हिट करने का पूरा ट्राई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने टाइम ब्लॉक किया है उसके लिए, क्योंकि उसके बाद भी तो आपने टाइम ब्लॉक किए हुए हैं ना। तो इसके लिए आपको एक अवेयरनेस रहेगा और इसको हम बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। क्या बोलते हैं? पार्किंसंस लॉ। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। वर्क एक्सपांड्स एज पर द गिवन टाइम। वर्क एक्सपांड्स एज पर द गिवन टाइम। अगर मान लो उसी 30 मिनट्स को आपने 1 घंटा दिया होता तो आप 1 घंटे तक उसको आराम से करते, है ना। और अगर उसी वर्क को अगर आपने 6 घंटे दिए होते तो 6 घंटे तक आप रिलैक्स हो जाते और वह वर्क है ना वो एक्सपांड हो जाता 6 घंटे के लिए। तो वर्क एक्सपांड्स एज पर द गिवन टाइम। तो कॉन्शियसली क्या ध्यान रखना होगा आपको? क्या रखना होगा कि आपको अपना टाइम कम से कम रखना है ब्लॉक करते वक्त, ताकि आप उसका यूज़ मैक्सिमम कर पाओ, है ना। और इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है मान लो, और उसको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है। स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए उसको 7 दिन दिए गए। अब वो 5 दिन तो आराम से निकाल देगा और उसके बाद क्या करेगा, 2 दिन में वो फास्ट काम करेगा, हैफाजार्डली वर्क करेगा, स्ट्रेस लेगा, फिर मूड ऑफ करेगा, फिर काम में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और इस तरीके से वो प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। ना ही वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा और ना ही उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा। इससे अच्छा उसने उस पर्टिकुलर वर्क को अगर मान लो दिन में 2-2 घंटे के लिए ब्लॉक किया होता तो आराम से उसको कर लेता। तो यूज दिस लॉ, यूज दिस ट्रिक, टाइम ब्लॉकिंग फॉर एवरी सिंगल टास्क यू आर डूइंग, फॉर एवरी सिंगल टास्क। फॉर एग्जाम्पल मूवी देखना है तो मूवी के लिए आपने 3 घंटे ब्लॉक कर दिए, अब उसमें मूवी कंप्लीट कर लो। तो इसी तरीके से आप टाइम ब्लॉकिंग करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, ठीक है। और इससे प्रोक्रेस्टिनेशन भी आपका कम हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने टाइम ब्लॉक कर दिया है पर्टिकुलर चीज़ के लिए एंड अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, सपोज वो टाइम कम पड़ गया तो उससे आप कैसे डील करोगे? कोई भी चीज़ को हम एक ही बार में परफेक्टली समझ पाएंगे या तो परफेक्टली ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक बेस लेवल। हर एक इंसान इंडिविजुअल होता है, हर एक इंसान की इंडिविजुअल लर्निंग स्किल होती है, हर एक इंसान की इंडिविजुअल टास्क को कंप्लीट करने का एक टारगेट होता है या तो एबिलिटी होती है। मैं आपको बताऊं कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप ये टास्क पूरा कर लो, शायद आप ना कर पाओ। आपको बताओ, शायद आप ना कर पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेस लाइन बनानी है और बेस लाइन बनाने के बाद टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ बेस लाइन? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक स्टडी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको 30 MCQs सॉल्व करने हैं। अब आपकी एबिलिटी उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कितनी है वो खुद आप ही बता सकते हो, बट इसके लिए भी वही स्टॉप वॉच यूज़ करनी है। उस बार आपको टाइमर लगा देना है और 30 MCQs फुल कॉन्शियस दिमाग से सॉल्व करने का ट्राई करना है। 30 MCQs सॉल्व करते करते कितना टाइम लगा फुल कॉन्शियसनेस में वो नोट डाउन कर लो। डू दिस एक्सपेरिमेंट 3 times। 30 MCQs 1 time, maybe 1 day, another day, 30 MCQs टाइमर, 30 MCQ टाइमर, और उससे आपको एक एवरेज मिल जाएगा। वो एवरेज आपका बेस रेट है। इसका मतलब मान लीजिए वो आपको 120 मिनट लगता है 30 MCQ सॉल्व करने में, 2 घंटे लगते हैं, तो आपका बेस रेट हुआ 2 hours। और इसके बाद टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट कीजिए कि अगर मान लो 15 MCQs करने हैं तो आप टाइम ब्लॉक कितना करोगे? 1 hour। इसका मतलब
आप 1 आवर में वो टास्क कंप्लीट कर ही लोगे। और 1 आवर को भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उस टाइम ब्लॉक को 55 मिनट्स कर दो, ताकि आप थोड़ा मोर कॉन्शियसली अवेयर होके काम कर पाओगे। इस तरीके से आप बेस रेट बना के अपना डिफाइन कर सकते हो कि कितना टाइम ब्लॉक करना है पर्टिकुलर टास्क के लिए। हाउ डू यू बैलेंस अर्जेंट टास्क वर्सेस इम्पोर्टेंट टास्क? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रियली सभी उन लोगों को समझना चाहिए कि जिनको इफ़ेक्टिवली टाइम मैनेज करना है। यूएस प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने एक रूल बनाया, उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया। क्या हुआ कि उनको बहुत सारे टास्क दिन में करने होते थे, जैसे कि आपातकालीन सिचुएशंस को हैंडल करना, नए नए प्रोजेक्ट लेके आना, नए नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करवाना, उनका फॉलोअप लेना। एवरी डे ही हैज़ मैनी टास्क इन हिज बकेट। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं किस तरीके से इनको मैनेज करूं। इन्होंने अपने पर्टिकुलर टास्क को, जितने भी टास्क होते हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और 4 पार्ट ये थे: अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब इन सब का मीनिंग समझने के बाद हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। करेक्ट? सबसे पहले ये क्यों करना है, ये मैट्रिक्स क्यों बनाना है, इसके लिए समझ होनी चाहिए। तो मान लो आपके पास दिन में 10 पर्टिकुलर टास्क है और आपको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। सबसे पहली कैटेगरी आपकी ये आएगी, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है उसको आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 10 में से 3 टास्क ऐसे निकले, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, तो इमीडिएटली आपको उसको स्टार्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। और अर्जेंट का मतलब क्या है, अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। और इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है कि उसकी इम्पॉर्टेंस आपके लाइफ के लिए या तो उस पर्टिकुलर टास्क के जो आउटकम आने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कैटेगराइज करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बाय प्लेन जाना है और टिकट्स आपके पास आ गए हैं, टाइम है ऑलरेडी कि आपके पास आधा घंटा है, आपको वहाँ पे पहुँच के चेक इन करना पड़ेगा। बट आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को मिस कर दिया है कि जो आपको नहीं मिल रहे और वहाँ पे ड्यूरिंग चेक इन आपको दिखाने हैं। तो आपके लिए अर्जेंट हो गया और इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि विदाउट विच यू कैन नॉट गो फॉर द चेक इन प्रोसेस एंड आप उस प्लेन में सवारी नहीं कर सकते। इसके लिए वो आपके लिए अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट हुआ। तो इस तरीके से आपको अपने टास्क को हाईली कॉन्शियसनेस रख के कैटेगराइज करना पड़ेगा, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। दूसरा कैटेगरी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको उसका पर्टिकुलर प्लानिंग करना पड़ेगा, कब आप वो काम स्टार्ट करोगे, कब पर्टिकुलर दिन में, या तो सेकंड डे में या तो थर्ड डे पे उसको कैटेगराइज कर कोई। थर्ड कैटेगरी है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कैसे डील करेंगे? इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आपने कोई टास्क रख दिए जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको डेलीगेट करोगे। जैसे कि रिप्लाइंग रैंडम मैसेजेस ड्यूरिंग द स्टडी। मम्मी को या पापा को बोल दो कि रिप्लाई कर दो, क्योंकि वो अर्जेंट तो लग रहा है लेकिन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो डेलीगेशन का मतलब है कि किसी और व्यक्ति को वो काम दे दो और उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। या तो लेटर ऑन प्लान कर लो, है ना। और चौथी कैटेगरी है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे सारे टास्क को हमें एलिमिनेट कर देना है, इनको करना ही नहीं है। तो अगर आप उन 10 टास्क में से अगर उनको पहचानोगे, कैटेगराइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसे कामों में व्यस्त रहते हो, तभी जाके टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है कि जो नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है ना। और अपना टाइम वहाँ पे चला जाता है जिसको आपको एक्चुअली नहीं करना है, वो आपको करना ही नहीं है ना। तो उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। अब ये कैसे पता चले कि अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है? तो एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन अब मुझे बताओ कि क्या था, इन 4 कैटेगरी में से क्या था क्वेश्चन? हाउ डू यू बैलेंस अर्जेंट टास्क वर्सेस इम्पोर्टेंट टास्क? सो
अगर हमने ये 4 क्वाड्रेंट समझ लिए हैं तो हमें बैलेंस कैसे करना है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है तो उसको इमीडिएटली आपको करना है। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट को अगर आप अलग कर दोगे तो सबसे पहले आपके लिए वो टास्क आएगी जो इम्पॉर्टेंट है। आपको इम्पॉर्टेंट टास्क पहले करना है और अर्जेंट टास्क को डेलीगेट कर देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो इसकी आउटकम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी देनी है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज इम्पॉर्टेंट टास्क वर्सेस अर्जेंट टास्क। ये काम करना है आपको। फ़ोन एडिक्शन टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ा बैरियर बन के आता है, तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? ओके, फ़ोन एडिक्शन ये आज के यूथ की सबसे बड़ी समस्या है ना। यू ऑल आर ट्रैप्ड इनटू दैट पर्टिकुलर फ़ोन एडिक्शन इफ़ यू सपोज यूज़ फ़ोन एवरी डे, है ना। और ये हम कैसे डील कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। मैं समझता हूँ फ़ोन जो है उसका तुम्हें यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत ही वाइसली। फ़ोन का यूज़ बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, जिसको अगर हम समझे तो उसको एडिक्शन से इम्पॉर्टेंट चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप समझते हो कि एडिक्शन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ एडिक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। फ़ोन एडिक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया एडिक्शन। तुम सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकते बिकॉज उसमें तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं एंड इट इज़ अ वे टू कनेक्ट विद पीपल। पर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम डूम स्क्रॉलिंग करते करते रियलाइज़ ही नहीं करते कितने टाइम वेस्ट हो चुका है। तो उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? ओके, वेल, सबसे पहले इसमें देखो कि आपको पहचानना होगा आप जिस पर्टिकुलर जगह पे है। एक ही चीज़ आपको करना है कि इम्पॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। जैसे अभी बात की कि अगर सोशल मीडिया में जाके फ्रेंड्स के साथ बातें करना, वो ऑलवेज एक सोशलाइजिंग होता है, नेटवर्किंग होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए अगर वो आपके टाइम को किल कर रहा है और आपको लगता है कि ये किल हो रहा है, तो वो आपके लिए एडिक्शन भी होगा और वो आपके लिए अच्छी बात नहीं भी होगी। तो आपको उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है और आपको प्रायोरिटी देनी है अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को, है ना। तो वही बात हो गई कि मुझे फ्रेंड्स को एक मैसेज करना है, वो अर्जेंट है, लेकिन एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए मुझे इम्पॉर्टेंस को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा रादर देन द अर्जेंसी। और उस अर्जेंसी को आप डील कर सकते हो बाद में, क्योंकि वो अर्जेंसी वो नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट है ना। और एडिक्शन की बात करें तो एडिक्शन को हटाने के लिए अगेन यू हैव टू गो क्लियरली विथ टाइम ब्लॉकिंग। अगर आपके पास टाइम ब्लॉकिंग होगा तो उस टाइम ब्लॉक में आप अपना काम ख़त्म कर लो, उसके बाद सोशल मीडिया करो, गो विद द फ्रेंड्स, है ना। आप जा सकते हो, लेकिन काम करते करते अगर कोई मैसेज आया तो उससे बचने का एक रास्ता है कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को अपने पास रखो ही मत, क्योंकि वो डिवाइस रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो साउंड करेगा, और साउंड करेगा तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्ट फ्री जोन में जाना है तो ऐसी सारी चीज़ों को हटाओ, कॉन्शियसली हटाओ कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन हो, फ़ोन ना हो कि कोई और चीज़ भी हो सकती है वो, जैसे घर का एटमॉस्फेयर, लोग बातें कर रहे हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो वो भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे सराउंडिंग साउंड, कोई फंक्शन चल रहा है सोसाइटी में नीचे की ओर, वो भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा कि कैसे मैं उस जोन से बाहर निकल के एक ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ पे मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, और उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करो जिससे वो काम इफ़ेक्टिवली होगा। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। बट जब हम पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी डाउट्स अराइज होते हैं जिसके लिए हमको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उसका क्या करें? अगर आप सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, अगर लैपटॉप या तो आईपैड या तो फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है DND का। आप DND में चले जाओ और बाद में वो सर्व करो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि कोई भी मैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे। एक सिंपल सा माइंडसेट है कि फ़ोन के पास बहुत सारे यूज़ केसेस है, और उस यूज़ केसेस में से आपको कौन सा यूज़ करना है वो आप पहचानो। इसको टेक्निक्स बोलते हैं। तो आप फ़ोन के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब DND का एक ऑप्शन होता है, आप उसको ऑन कर दो। कोई भी कॉल नहीं आएगा, कोई भी मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी जब तक आप ना चाहो। जैसे आपको कुछ लगा कि मुझे डाउट आया और मुझे इंटरनेट से उसको सर्फ करके निकालना है डाउट को, तो जब आप कमांड दोगे तो वो आपको आंसर देगा।
तब तक वो आपको आंसर नहीं देगा।